जय हिंद। कंटिन्यू करते हैं अपने बायोलॉजी की क्लास को। पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टुडेज चैप्टर एक बार हम लोग पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जिससे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही है और उससे जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, याद रखिएगा, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको शरीर से जब बाहर निकाला जाता है और जिन तंत्रों का इसमें प्रयोग हो रहा है उसी तंत्र को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या फिर उत्सर्जन तंत्र। इसमें कई सारे अंग पार्टिसिपेट करते हैं और उन अंगों का नाम आपको याद रखना चाहिए, जैसे लंग्स था, स्किन था, लीवर था, लार्ज इंटेस्टाइन थी और किडनी थी। ये सभी मेन इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं हमारे शरीर से कई सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की काफ़ी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जो हमारा फेफड़ा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो स्किन है, जो हमारा चमड़ा है, वो पसीने को बाहर निकालता है क्योंकि पसीने की ज़रूरत नहीं है हमारे बॉडी को। वैसे जो लीवर है वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, जिसे हम लोग फाइनली शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो भी होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है। और किडनी जो है वो एक मेन ब्लड को फिल्टर करने का एक ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है और इसके साथ ही ये एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में भी काम करता है, जो हम लोग अभी देखे थे पिछले क्लास में, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे किडनी के स्ट्रक्चर की, तो जो हम लोगों ने देखा था कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा, बीन के शेप का यानी राजमा की तरह उसका शेप होता है और नंबर में कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। ये इससे 2 नलियाँ निकली होती हैं जिसे हम लोग यूरेटर कहते हैं और वो जा करके जो मूत्राशय होता है या ब्लैडर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उससे जुड़ी होती हैं। जो भी यहाँ पे पेशाब बनेगा उसको क्या किया जाता है? यूरेटर के थ्रू जो ये 2 नलियाँ हैं उनसे ट्रांसफ़र करके उसको ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, जो कि कनेक्टेड होता है यूरेथ्रा से, और यहाँ से फिर यूरिन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करी थी तो इसमें हम लोगों ने कई सारे लेयर्स देखे थे। इसके सबसे जो आउटर लेयर था वो उसको हम लोग कैप्सूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये पेरिटोनियम नाम की एक झिल्ली से बनी होती है। जो मिडिल पोर्शन था उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो मसल्स होती हैं वो कॉर्टेक्स, रेनल कॉर्टेक्स के नाम से जानी जाती हैं। उनके अंदर आपको मेडुला जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि पिरामिड जैसा होता है, ट्रेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। उसके अंदर या इसी जो मिडिल पोर्शन है यहीं पे हम लोगों को ग्लोमेरुलस भी देखने को मिलता है। और फाइनली ये सब कुछ कनेक्टेड होते हैं रेनल पेल्विस से, जहाँ पे जो यूरिन है वो फिल्टर होने के बाद वहाँ पे रखा होता है, वहाँ पे आकर के स्टोर होता है। फिर यहाँ से वो आगे बढ़ेगा ब्लैडर के पास, ठीक। इसका जो एंट्री डोर होता है, जो हम लोगों ने किडनी देखा तो किडनी का एंट्री डोर है जहाँ से सारी नसें बाहर जा रही हैं, उसको हम लोग देखते हैं कि ये जो छिद्र है उसको कहते हैं रेनल हीलियम। और यहाँ पे अमोनिया की जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके साथ ही हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो यूनिट होता है जिससे मिल करके बना होता है ये, उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन सेल्स। नेफ्रॉन सेल्स मिल करके किडनी बनी होती है, इसीलिए जो किडनी की स्टडी है वो कहलाती है नेफ्रोलॉजी, और जो इसके विशेषज्ञ होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ओके। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि 8 से 10 लाख नेफ्रॉन सेल्स जो होते हैं वो एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर हम लोगों ने जब नेफ्रॉन की देखी थी तो इसमें हम लोगों ने बोमेन कैप्सूल के बारे में देखा था कि जिसके अंदर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, जो कि मुख्य रूप से छानने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और सभी चीज़ों को अलग अलग कर देता है। जितने भी एलिमेंट्स ब्लड में मिक्स होते हैं उनको अलग अलग कर देता है। हार्मफुल जो एलिमेंट्स हैं उसको बाईपास करके आगे बढ़ा दिया जाता है और यूरिन के थ्रू यहाँ पे लूप ऑफ हैंडल में देखा था कि जो भी वाटर और साल्ट है उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहाँ पे यूरिन को ला करके स्टोर कर दिया जाता है। ये फिर क्या करती है? रेनल पेल्विस में इस चीज़ को, यूरिन को ट्रांसफ़र करती है, फिर यहाँ से ये यूरेथ्रा से होते हुए हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टडी किया था। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ फैक्ट भी देखा था, जैसे कि जो यूरिन होता है 95% उसमें वाटर होता है, 2% यूरिया होता है और इसके साथ ही बहुत कम मात्रा में यूरिक एसिड भी होता है। इसी के बढ़ जाने से, यूरिक एसिड के बढ़ जाने से हम लोगों ने बीमारी देखी थी, गाउट नाम की बीमारी हो जाती है हमारे शरीर में। पीएच की बात करेंगे तो पीएच 6 होता है, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है वो एसिडिक होता है और इसकी स्मेल जो होती है, जो यूरिन की जो स्मेल है वो इतनी तीक्ष्ण होती है क्योंकि इसमें अमोनिया प्रेजेंट होता है। जो हम लोग यूरिनेट करते हैं तो वो यूरिया के फॉर्म में ही बाहर आता है, लेकिन बाद में वो नेचर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्मेल एकदम बदबूदार होती है, तीक्ष्ण होती है। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ मेन एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स की भी बात करी थी और ये देखा था कि अलग अलग जो जीवधारी होते हैं, कुछ यूरेटोलिक होते हैं, कुछ यूरिकोटेलिक होते हैं, कुछ अमोनोटेलिक होते हैं, कुछ ग्वानोटेलिक होते हैं। ये क्या थे? हम लोगों ने समझा था पिछली क्लास में कि यूरोटेलिक यानी कि जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, जो अपने शरीर से यूरिया बाहर निकालते हैं वेस्ट के रूप में, जैसे कि जितने भी मेमल्स हैं उनकी बात कर लेंगे। यूरिकोटेलिक में जो भी होंगे वो क्या करेंगे?
वो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स। वहीं पे हम लोगों ने अमोनोटेलिक की बात करी थी, जैसे कि मछलियाँ और इंसेक्ट हैं, ये अपने शरीर से बाहर अमोनिया निकालती हैं एक्सक्रीटा के रूप में। वहीं जो ग्वानोटेलिक है, ग्वानोटेलिक ये ग्वानिन निकालता है अपने शरीर से बाहर, और ये कौन है? स्पाइडर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कुछ बीमारियों के बारे में स्टडी किया था जो कि किडनी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल स्टोन है, कैल्शियम ऑक्सीडेट के बढ़ जाने के कारण हमारे जो किडनी है उसमें स्टोन हो जाता है, और ये अक्सर हम जब खराब पानी या ऐसा पानी पीते हैं जिसमें ऑलरेडी कई अशुद्ध तत्व मिले होते हैं, उसकी वजह से इसके बढ़ने का खतरा होता है, इसके होने का खतरा होता है। यूरेमिया नाम की बीमारी में अमोनिया का कंसंट्रेशन किडनी के अंदर बढ़ जाता है, जिससे कि हमारी किडनियां ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, ठीक है। गाउट नाम की प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी समझी कि जो यूरिक एसिड है उसके बढ़ जाने से हमारी किडनी में जब यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो गाउट नाम की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, जिसमें जो भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जो साइनोवियल लिक्विड होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और हड्डियों में या फिर जितने भी जोड़ होते हैं हमारे बॉडी में उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही जो किडनी डैमेज की प्रॉब्लम है, वहाँ पे यदि किडनी डैमेज हो गई तो हम लोगों को इसको रिप्लेस करना ही एक ऑप्शन है, और किडनी आसानी से रिप्लेस कर दी जा सकती है। जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं या फिर यदि कोई डोनेट करना चाहता है तो किडनी आसानी से रिप्लेस की जा सकती है हॉस्पिटल्स में, ओके। फिर इसके साथ ही जो किडनी फेलियर का मामला है, यदि किडनी फेल हो जाए तो उस केस में डायलिसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जो ब्लड को फिल्टर करना है मैकेनिक विधि से या फिर मशीन से, उसे हम लोग कहते हैं डायलिसिस, क्योंकि ब्लड फिल्टर नहीं होगा यदि किडनी फेल हो जाएगी तो, ठीक है। तो ये कुछ हम लोगों ने पिछले क्लास में जो भी स्टडी किया था किडनी से रिलेटेड उसको यहाँ पे क्विकली रिवाइज करने का काम किया। अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग अपना आज का टॉपिक दैट इज नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, इसको विस्तार से समझते हैं। तो बात करते हैं हम लोग नर्व सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के बारे में। बिल्कुल डिटेल में इसको समझेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे इस बॉडी का। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को पढ़ना है, स्पेशली ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। इसके साथ ही जो तंत्रिका तंत्र यानी नर्व सिस्टम है उसको तो हम लोग पढ़ना ही है। तो आइए हम लोग एक एक करके सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखिए जो नर्व सिस्टम है, ठीक है, इस नर्व सिस्टम की जो स्टडी है वो कहलाती है, इसकी स्टडी कहलाती है न्यूरोलॉजी। क्या कहलाती है? न्यूरोलॉजी। यानी जो भी नर्व सिस्टम को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में, वो कहलाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, ओके। इसमें हम लोग मेनली 3 चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन, सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड जो है दैट इज नर्व सिस्टम। इसे हम लोग शॉर्ट में पेरिफेरल नर्व सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे डिटेल से स्टडी करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस ब्रेन के बारे में, जो पहला टॉपिक है दैट इज ब्रेन। बात करेंगे यदि ब्रेन की, ये हमारा स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है। स्कल क्या है? एक तरह की खोपड़ी, यानी कि एक तरह का हड्डियों का ढांचा है। यहाँ पे आपको क्रेनियम नाम की एक हड्डी दिखाई देगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो हड्डी है दिस इज नोन एज क्रेनियम, और यही हमारे इस ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। ये टोटल 8 हड्डियों से मिलकर के बनी होती हैं, ठीक है। और ये जो 8 हड्डियां हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं फाइब्रस जॉइंट से, फाइब्रस जॉइंट से, ठीक है। हम लोगों ने जब जॉइंट स्टडी किया था तो वहाँ पे हम लोगों ने कई तरह के जॉइंट्स पढ़े थे, 3 स्पेशली, मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल। जो हम लोगों ने फाइब्रस जॉइंट को स्टडी किया था वो किस तरह का जॉइंट था? वो इमूवेबल जॉइंट था, यानी किसी भी तरह से ये मूव नहीं करेगा, इमूवेबल, ठीक है। और क्यों इमूवेबल? क्योंकि ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पे जो जॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, क्रेनियम नाम की हड्डी में जो 8 हड्डियाँ हैं, इनका जो जॉइंट है वो कैसा है? फाइब्रस जॉइंट है। किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं चाहिए, मूवमेंट होगा तो ये हिल जाएगा, हिलेगा तो दिक्कत होगी हमें, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है और इसके अंदर काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है हमारी इस पूरी बॉडी को बना के चलने के लिए, ठीक है। अभी हम लोग इसके फंक्शन के बारे में समझेंगे, तब और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये पूरा ब्रेन। कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप समझिए इसी ब्रेन से रिलेटेड। इसका जो वेट है, ठीक है, भार जिसे हम लोग कहते हैं, वो तकरीबन 1.5 किलो के आसपास होता है। 1.25 kg से लेकर के ये आपको देखने को मिलेगा कि 1.5 kg किलोग्राम तक होता है। इसके साथ ही साथ इसके ऊपर एक आपको लेयर भी दिखाई देगी, जो ब्रेन है इसके ऊपर एक और प्रोटेक्टिव लेयर दिखाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेनिंजॉइड, ठीक है, मेनिंजॉइड, ठीक है। ये क्या करती है? इस पूरे ब्रेन को और भी ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यानी सबसे ऊपर इसके आपको देखने को मिलेगा क्रेनियम, और उस क्रेनियम के नीचे आपको मेनिंजॉइड नाम की एक लेयर दिखेगी जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी तरह के झटकों से, ठीक है। बाहर के जो झटके हैं या बाहर की जो भी गतिविधि हो रही है वो उससे प्रोटेक्ट करके रखता है क्या?
यहाँ पे मेनिंजॉइट, ठीक है। इसी मेनिंजॉइट में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोगों को एक मेनिंजॉइटिस नाम की बीमारी देखने को मिलती है, जो हुई थी राजा राम मोहन राय को, जिसके कारण उनको उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं ब्रेन से रिलेटेड। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो ब्रेन है ये बना होता है न्यूरॉन सेल्स से, ठीक है, न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। यानी बेसिक यूनिट्स जो होते हैं ब्रेन की वो क्या होती है, न्यूरॉन सेल्स होती हैं। आइए कुछ न्यूरॉन सेल्स के बारे में समझते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही है न्यूरॉन सेल्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पे 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखिए। जो यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ आपको जड़ों की जैसी संरचना दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉइड्स, ठीक है, डेंड्रॉइड्स। ये क्या करते हैं, ये सिग्नल छोड़ते हैं, ठीक है, सिग्नल रिसीव करते हैं, रिसीव्स सिग्नल्स। तो कहाँ से रिसीव कर रहे हैं, सिग्नल किसी ने छोड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ एक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन्स, ठीक है। और ये एक्सॉन्स क्या करते हैं, तो ये करते हैं सेंड्स सिग्नल्स। सिग्नल कौन छोड़ता है, एक्सॉन्स छोड़ते हैं, ठीक है। और इन एक्सॉन्स से सिग्नल छोड़ा जाता है और किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, डेंड्रॉइड्स के द्वारा, ठीक है। यानी इसी एक्सॉन्स के पीछे आपको डेंड्रॉइड्स का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे जैसे ये सिग्नल रिसीव कर रहा है, यहाँ से सिग्नल छोड़ा जाएगा और ये सिग्नल ऐसे जा करके रिसीव किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा डेंड्रॉइड्स के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, या इसे हम लोग शॉर्ट में सोमा के नाम से भी जानते हैं। क्या है, सोमा। इसकी जो यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसे हम लोग कहते हैं माइलिन। क्या कहते हैं, माइलिन। तो ये न्यूरॉन सेल्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको क्या बोलते हैं टर्म्स हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, डेंड्रॉइड्स, जहाँ से सिग्नल रिसीव किया जाता है। दूसरा क्या है, एक्सॉन्स, जहाँ से सिग्नल छोड़ा जाता है। माइलिन, ये आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कनेक्ट करेगा डेंड्रॉइड्स को और एक्सॉन्स को। साथ ही साथ इसकी जो बॉडी है उस बॉडी को हम लोग बोलते हैं सोमा, ठीक है। इसके साथ ही एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो डेंड्रॉइड्स होते हैं ना, ये जो डेंड्रॉइड्स हैं ये बेसिकली कनेक्टेड होते हैं किससे, एक्सॉन्स से। तो यहाँ पे एक कोई और स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे इस तरह से इसका जो एक्सॉन है वो यहाँ पे आकर के और इस तरह से कनेक्टेड रहेगा, लेकिन इनके कनेक्शन के बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी, थोड़ा सा जगह दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे डेंड्रॉइड है और यहीं पे एक एक्सॉन का भी स्ट्रक्चर होगा और फिर यहाँ से एक डेंड्रॉइड का स्ट्रक्चर होगा। तो इसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा हम 3D में आपको दिखाते हैं, तब और भी ज़्यादा आपको अच्छे से ये क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं यही है स्ट्रक्चर किसका, इस तरह से आप देखिए। सबसे ऊपर की तरफ ये जो है ये डेंड्रॉइड्स का स्ट्रक्चर है, ये नीचे आ रहा है माइलिन नाम की जो इसकी बॉडी है, इससे कनेक्टेड होगा किससे, ये कनेक्टेड होगा एक्सॉन से। एक्सॉन्स देखिए, एक्सॉन्स ने सिग्नल छोड़ा और उसे रिसीव किया किसने, उसे रिसीव किया इस वाले स्ट्रक्चर ने जो कि है डेंड्रॉइड्स वाला, ठीक है। तो डेंड्रॉइड्स सिग्नल रिसीव कर रहा है और एक्सॉन सिग्नल छोड़ रहा है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक्सॉन इन्होंने सिग्नल छोड़ा है, इसे रिसीव किया किसने, डेंड्रॉइड्स ने, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे जो बॉडी हमने बात करी बॉडी की, तो यहाँ पे बॉडी है जो इस तरह से आप देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सोमा कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको जो ये किस तरह से एक्सॉन्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल का जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जिससे जारी सारी सूचनाओं का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो किस तरह से हो रहा है, ये आपको यहाँ पे 3D में देख करके समझ में आ रहा होगा। ऊपर की तरफ डेंड्रॉइड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। डेंड्रॉइड से सारी चीज़ें माइलिन से होता हुआ एक्सॉन्स की तरफ जा रहा है, फिर एक्सॉन्स क्या करें, सिग्नल छोड़ रहे हैं और वो अगले डेंड्रॉइड्स की तरफ जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से न्यूरॉन्स के अंदर डाटा ट्रांसफ़र होता है उसको लेकर के, ठीक है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये जो डाटा ट्रांसफ़र हमने देखा, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोडियम आयन, यानी कि Na+। ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है डाटा की जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाने में, हमारे ब्रेन की इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाने में। यानी कि एक डेंड्रॉइड और एक्सॉन के बीच में, यहाँ पे जो बीच में खाली जो जगह थी जिसे हम लोग साइनेप्स बोल रहे थे, यहाँ पे जो सोडियम आयंस हैं इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होता है इनकी स्पीड को, इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए। यानी कि यदि कोई किसी का मतलब कोई बेहोश हो रहा है या फिर कोई यदि इस अवस्था में पहुँच गया कि उसको कॉन्शियस
कम हो रही है, उसकी कॉन्सिस्टेंस कम हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम लोग देखते हैं कि उसको इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाए जाते हैं। क्यों पिलाए जाते हैं? ताकि उसके अंदर जो आयन की क्षमता है, आयन जो है वो इंक्रीज हो और वो सोच समझ पाए। जब कई बार ऐसे क्या होता है कि चोकिंग हो जाती है या फिर ब्रेन चोक हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि अचानक से बेहोश हो जाता है इंसान, ठीक है। तो उस केस में हम लोगों ने देखा है कि उसको इलेक्ट्रोलाइट्स पिलाया जाता है। क्यों पिलाया जाता है? ताकि वो बेहोशी से बाहर आए, क्योंकि उसका जो ब्रेन का फंक्शन है, सोडियम आयंस की जो कमी हुई है वो फुलफिल हो जाए और वो अच्छे से फंक्शन करने लगे उसका ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो ब्रेन सेल्स होती हैं इनमें किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं देखने को मिलता है। जो ब्रेन सेल्स होती हैं ना, इसमें किसी भी तरह का आपको डिवीज़न नहीं देखने को, यानी कि जो न्यूरॉन सेल्स है इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं हुआ, ठीक, नो डिवीज़न, यानी कि ये जो ग्रो करती हैं और इसमें किसी भी तरह का डिवीज़न नहीं देखने को मिलेगा। यदि डिवीज़न नहीं होगा तो यहाँ पे किसी भी तरह की फर्दर आपको, जैसे कैंसर क्या होता है, ये एक तरह कैंसर या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो सेल्स का डिवीज़न है जब वो इरेगुलेट हो जाए या फिर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं कैंसर। हमारे शरीर में किसी भी बॉडी ऑर्गन का यदि इरेगुलर शेप में उसकी जो कोशिकाएं हैं वो बढ़ने लगें या बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका प्रोडक्शन होने लगे तो वो क्या होता है, वो कैंसर के नाम से जाना जाता है। अब ऐसे में जब ब्रेन के अंदर कोई सेल डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो ये बढ़ेंगे नहीं तो फिर किसी भी तरह का कैंसर की प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिलती है ब्रेन में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने ट्यूमर की प्रॉब्लम देखी। अब ट्यूमर कैसे हो जाता है जब किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता ब्रेन में, तो ट्यूमर कैसे हो गया ब्रेन सेल्स में? तो हमारी जो ब्रेन है, ये जो ब्रेन है हमारा, ठीक है, ये बना होता है न्यूरॉन सेल से, लेकिन ओनली 90% जो सेल्स हैं वही न्यूरॉन सेल्स होती हैं, ठीक है। बाकी जो 10% है वो बना होता है गीलियल सेल से, ठीक है, गीलियल सेल्स, ठीक है। और ये जो गीलियल सेल्स होती हैं इसमें बेसिकली डिवीजन होता है और इसमें हम लोग देखते हैं कि सेल डिवीजन पॉसिबल है। इसमें सेल डिवीजन क्या है, पॉसिबल है। और यही जो सेल डिवीजन है इसी के कारण क्या होता है कि हम लोगों को ट्यूमर या फिर किसी अन्य इरेगुलेटेड जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि ट्यूमर है या ब्रेन कैंसर है, वो देखने को मिलता है। तो ट्यूमर और ब्रेन कैंसर का कारण क्या है? दैट इज ग्लीयल सेल्स प्रेजेंट इन द ब्रेन। 10% ही है, लेकिन उनकी वजह से हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये जो ट्यूमर्स वो हमारे ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं या ब्रेन के अंदर कोई इरेगुलरिटी हुई तो उससे फिर ट्यूमर की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। और ऐसे केसेस में जो मृत्यु है वो निश्चित है। क्यों है? क्योंकि इसका फिर कोई इलाज हो नहीं पाता। आप ट्यूमर निकाल भी देंगे फिर भी इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम बच जाती है और ब्रेन का जो ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और ऐसे केस में यदि यहाँ पे अच्छे से उसका इलाज नहीं हो पाया तो फिर मृत्यु या फिर डेथ वो गारंटीड है। और ऐसे केसेस में हमने देखा भी है कि जिनको ट्यूमर एक बार हो जाता है, एक मतलब सक्सेसफुल उसका हो सकता है ऑपरेशन हो जाए, वो इंसान जीवित बच सकता है, बट कई बार ऐसे देखा जाता है कि वो फाइनली मर ही जाता है, इंसान बचता नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में उसको बचाया जा पाता है। वेल आगे बढ़ेंगे और समझेंगे हम लोग ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, जो हमारा जो ब्रेन है ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सबसे ऊपर की तरफ या सबसे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है उसको हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क या फिर फोर ब्रेन, ठीक है। ये जो है ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज अग्र मस्तिष्क, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर ब्रेन। इसे हम लोग कहते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, या फिर फोर ब्रेन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको इसके बीचों बीच देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क, ठीक है। क्या बोलते हैं? मध्य मस्तिष्क, फोर ब्रेन, ठीक है। वहीं पे एकदम पीछे की तरफ आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कहलाता है हिंड ब्रेन। क्या कहलाता है? हिंड ब्रेन या फिर पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। और सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अभी एक एक करके इनके सबको हम लोग पूरे प्रोसेस को डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर ब्रेन की। किसकी बात करेंगे? फोर ब्रेन की। यहाँ पे समझ लीजिए ये ब्रेन है, ठीक है। और इस ब्रेन में 3 पार्ट हमने देखे। सबसे पहले है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। फिर बीच में हमने देखा मध्य मस्तिष्क, और सबसे पीछे की तरफ है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। यानी कि फोर ब्रेन, बीच में था मिड ब्रेन,
और पीछे की तरफ था हिंड ब्रेन, ठीक है, हिंड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे आप इसके स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये है, दिस इज फोर ब्रेन, ये जो पीछे की तरफ है दिस इज हिंड ब्रेन, और जो बीच वाला है यहाँ पे दिस इज मिड ब्रेन, ओके। तो इन तीनों को याद रखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ब्रेन के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। कितने हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो फोर ब्रेन है ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, इसमें और भी कई इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे दैट इज सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। जो दूसरा पार्ट है दैट इज नोन एज थैलेमस, थैलेमस। और जो थर्ड पार्ट है इसका दैट इज हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। 3 चीजें हैं, क्या क्या है? अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। क्या क्या है? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसको याद रखिएगा, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये किसके पार्ट हैं? दिस इज पार्ट ऑफ आवर फोर ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट जो है मिड ब्रेन, इसके 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोन एज कार्पोरा, कार्पोरा, ठीक है। और जो सेकेंड पार्ट है दैट इज नोन एज सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक है। कार्पोरा और सेरिब्रल ये किसके पार्ट हैं? दिस आर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। फिर इसका जो लास्ट पार्ट है उसके भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, यानी पश्चिम मस्तिष्क जो है उसके भी 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक है सेरिबेलम, सेरिबेलम, और जो दूसरा पार्ट है दैट इज बेसिकली मेडुला ओब्लंगाटा। क्या है? मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक। अब आइए ये पार्ट जो हम लोगों ने देखा, अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के 3 पार्ट कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन के 2 पार्ट, कॉर्पोरा और सेरिब्रल। वैसे ही जो हिंड ब्रेन है यानी पश्चिम मस्तिष्क है उसके 2 पार्ट, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लंगाटा। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सब कुछ ना कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अपना प्ले कर रहे हैं। आइए एक एक करके हम लोग इन सबको समझते हैं कि किसका क्या रोल है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरिब्रम की। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये जो पूरा फोरब्रेन है इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट देखने को मिल रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, सबसे बड़ा पोर्शन जो आपको देखने को मिल रहा है इसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। दिख रहा है? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेरिब्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले इमेज में ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज सेरिब्रम, ऊपर की तरफ जो दिख रहा है, ठीक है। तकरीबन 2/3 यानी 66% जो है पूरे इस फर्स्ट या पूरे फोरब्रेन का जो 66% है वो क्या कहता है? सेरिब्रम से ही मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सेरिब्रम की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे फोरब्रेन का, पूरे अग्र मस्तिष्क का। क्यों? क्योंकि जितनी भी यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, यानी हम कुछ भी याद रख पाते हैं वो कहाँ पे स्टोर्ड है? सारी मेमोरी कहाँ पे स्टोर्ड है? हमारे बचपन की यादें, हमारे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर हो रही हैं? वो स्टोर हो रही है हमारे सेरिब्रम में। एक तरह का क्या है? हार्ड डिस्क है। जैसे हम लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हम लोग डाटा को स्टोर करके रख पाएंगे। तो हार्ड डिस्क में क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारा डाटा हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं। वैसे ही हमारे जो इस ब्रेन का हार्ड डिस्क वाला कौन सा पोर्शन है? तो दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होता है? वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है, कब से कब तक की? हमारे बर्थ यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की। और इसी बीच में हम कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, वो सब भी कहाँ पे स्टोर हो रहा है? वो स्टोर हो रहा है कहाँ पे? सेरिब्रम में। सेरिब्रम जिसका मजबूत होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएगा, समझ पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को, नई स्किल्स को डेवलप कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपको म्यूजिक पसंद है और आपको सेरिब्रम जो है वो काफ़ी तगड़ा है, मतलब आप चीज़ों को जल्दी सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब आपने म्यूजिक टीचर के पास गए, म्यूजिक टीचर ने आपको समझाना शुरू किया, आप याद करते गए, सब कुछ समझते गए। अब क्या है कि उन मसल्स को अपने ट्रेंड करना है जो सेरिब्रम में है, जो म्यूजिक को समझती हैं, म्यूजिक को समझ पाएंगी। तो धीरे धीरे जब आप म्यूजिक प्रैक्टिस, पहले दिन आपको दिया जाएगा, मान लो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया, आपने उसको बजाना शुरू किया। अभी पहले दिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में है ही नहीं। अब आपने क्या किया कि उसको समझना शुरू किया, धीरे धीरे अपने इन मसल मेमोरी को ट्रेन करना शुरू किया। अब धीरे धीरे अलग अलग जो
म्यूजिक के अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे, उसको धीरे धीरे समझेंगे, समझ अपने मतलब बेसिकली आप मेमोरी को ट्रेंड कर रहे हैं। एक बार मेमोरी ट्रेंड होगी फिर आपको वो म्यूजिक की सारी चीज़ें आपके अंदर समझ में आ जाएंगी। वैसे ही क्या होता है कि हम लोग जब साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो साइकिल चलाने की जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने पहली बार जब साइकिल चलाया तो उस समय भी हम लोगों ने सीखा किसी चीज़ को, कोई एक एक्टिविटी है उससे रिलेटेड, जो साइकिल से रिलेटेड एक्टिविटी है उसको हम लोगों ने अपनी सी ब्रेन में क्या किया, सीखा। अब एक बार जब हमने वो एक्टिविटी सीख ली, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाके स्टोर हो चुकी है, वो हो चुकी है हमारे इस ब्रेन के अंदर, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई, अब हम जब अगली बार साइकिल चलाने जाएंगे तो हमें सीखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें जा करके साइकिल को उठाना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो मेमोरी में हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर हो चुकी है कि ये इस तरह का यंत्र है, इस तरह से एक्टिवेट होगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर होती हैं, ये हमारे सेरिब्रम में। जिसका सेरिब्रम मजबूत, उसका जो सीखने की क्षमता है या समझने की क्षमता है, पढ़ने लिखने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो थिंकिंग वगैरह की जो प्रोसेस है वहाँ पे भी आपको सेरिब्रम का ही जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को जो पहली चीज़ है वो सेरिब्रम यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में ये चीज़ हम लोगों ने समझा। आईक्यू वगैरह की जो हम लोग बात करते हैं कि आईक्यू किसी की बहुत ज़्यादा हाई है, थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, या फिर इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, उन सब चीज़ों में सेरिब्रम का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोगों ने समझी सेरिब्रम को लेकर। दूसरा जो है थैलेमस, दूसरा क्या है, दैट इज थैलेमस। थैलेमस बेसिकली एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इसकी जो कंडीशनिंग है, इसकी जो जानकारी है वो हम लोगों के ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है। अब बाहर गर्मी हो रही है तो हमें पसीना आने लगेगा, लेकिन पसीना कैसे आया, क्यों आया, इसकी किसी न किसी ने तो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दी कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब गर्मी है तो क्या होगा कि हमें अपने शरीर को ठंडा रखना है, ठंडा करना है तो हमें कुछ पानी की ज़रूरत चाहिए। हमारे शरीर के ऊपर जब पानी आएगा तो हमारी बॉडी ठंडा होती है। अब ये पानी कहाँ से निकाला जाएगा, तो ये पसीने के थ्रू हमारे हर एक पोर से, जो हमारे बॉडी में मिलियंस पोर्स हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, वहाँ से क्या होगा, पसीना रिलीज किया जाएगा ताकि हमारे शरीर से बाहर पानी आए और वो पानी फिर इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट होने के बाद क्या होगी, कूलिंग होगी हमारे बॉडी की। तो अब देख रहे हो ये स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया गया है। यहाँ पे रोल कौन प्ले कर रहा है, ये प्ले कर रहा है थैलेमस, यानी कि जो बाहर की इन्वायरमेंट है उससे हमारे ब्रेन को अवगत कराना, उससे हमारे ब्रेन को जो बाहर की जो कंडीशनिंग है उनसे कनेक्ट करना। वैसे ही आपने देखा होगा कि जब ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं कि हम ठिठुरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि जल्दी से जल्दी अपने कान बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, क्योंकि जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रही हैं। तो जब हमें ठंडी लगती है तो इसका भी इन्फॉर्मेशन कौन देता है, इसका इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक थैलेमस के द्वारा ही पहुँचाया जाता है। फिर थैलेमस अपने हाथों को, हमारे जो हाथ हैं उनको बोलेगा कि जल्दी से अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लो, या फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि अपने हाथों को आप गर्म कर पाओगे। वैसे ही हम आग जला सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कौन रिले कर रहा है, ये हमारे ब्रेन में तो थैलेमस रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो बाहर की जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ रहा है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमें कौन कराता है, तो वो कराता है थैलेमस, ठीक है। साथ ही साथ सपोज कीजिए कि हमें चोट लग गई, तो चोट लगी तो कुछ ना कुछ दर्द होगा, वो दर्द भी हमारे ब्रेन तक कौन लेके जा रहा है, थैलेमस लेके जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि थैलेमस जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटी घट रही है जिससे हमारे शरीर पे कोई इंपैक्ट आ रहा है, या फिर हमारे शरीर को किसी तरह की चेंजेस की ज़रूरत है हमारे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो हमें एक्टिवेट कराता है थैलेमस, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट जो है वो दैट इज़ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है वो बेसिकली इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में बात करेगा। किसके बारे में, तो इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, मतलब हमारे जो इमोशंस हैं, क्या है, इमोशंस जो हमारे अंदर होते हैं, ठीक है। हमारे इमोशंस किसी को दिखाई तो देते नहीं है। हाँ, जब हम रोएंगे या फिर हंसेंगे तो हो सकता है कोई हमारा इमोशन समझ ले कि शायद मैं हंसूँ तो लोग समझेंगे कि मैं खुश हूँ, शायद मैं रोऊँ तो जब लोग मुझे रोता हुआ देखेंगे तो समझेंगे कि मैं क्या हूँ, दुखी हूँ। तो ये जो है ये क्या है, एक तरह का इमोशन है। और इमोशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे कंट्रोल होते हैं, तो वो कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है वही हमारे अंदर की भूख है, मान लीजिए भूख लग रही है हमें, तो ये जानकारी ब्रेन तक कौन पहुँचाएगा, हमारे पेट के अंदर। सपोज कि हमने दोपहर में या सुबह भोजन किया, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होगा, दोपहर के बाद फिर शाम आएगी, सपोज कि पूरे दिन हम लोगों ने खाना ही नहीं खाया तो हमारी ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। अब हमें भूख लगी है तो इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के अंदर की जो प्रोसेस चल रही है,
अब सपोज कीजिए कि हमें प्यास लगी है, हमारे पास पानी नहीं मिल रहा है, तो ये भी जो थर्स्ट है, हंगर है, भूख है, इसके बारे में जानकारी हमारे ब्रेन को देने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है। इसके साथ ही साथ कई सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि लव है, प्रेम करना किसी को, या फिर किसी से नफरत करना, या गुस्सा होना, या फिर एंगर करना, ये सारे इश्यूज आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? ये कंट्रोल होते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे इंटरनल इमोशंस को बैलेंस करता है, हमारे इंटरनल इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक 3 चीज़ों को समझा। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम मतलब मेमोरी और आईक्यू से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे कंट्रोल होती हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। उनको देखने वाला किसका काम है? सेरिब्रम का है, जो कि अग्र मस्तिष्क का पोर्शन है। नेक्स्ट हम लोगों ने समझा थैलेमस के बारे में। थैलेमस जितने भी एक्सटर्नल इवेंट्स हो रहे थे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में जो इवेंट हो रहे थे, उनको हमारी बॉडी के अंदर जो है पहुंचाने का काम, या फिर हमारे ब्रेन के अंदर जो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देने का काम किसका है? थैलेमस का है। वहीं हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल इमोशंस का जो खेल चल रहा है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फोर ब्रेन यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीटली स्टडी कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं दैट इज मध्य मस्तिष्क या फिर मिड ब्रेन के बारे में। मिड ब्रेन का हम लोगों ने देखा कि 2 पार्ट हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। 2 पार्ट हैं, पहला है कार्पोरा और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले कार्पोरा की। कार्पोरा जो है, ये कार्पोरा जो दिख रहा है, ठीक है, ये बेसिकली 2 चीज़ों को कंट्रोल करता है। पहला है ऑडियो और दूसरा है वीडियो। ऑडियो और वीडियो से क्या मतलब है? तो देखिए, हम सपोज कीजिए कोई गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और अचानक से हमारे पीछे से किसी ने हॉर्न मारा, ठीक है, कोई ट्रक वाला जा रहा है, अचानक से उसने बहुत तेज हॉर्न मारा और हम क्या करते हैं? डर जाते हैं, अचानक से डर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने हॉर्न सुना तो अचानक से हम अपने सपोज कि हम एकदम बीच लेन में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, जैसे ही हमने हॉर्न सुना हम क्या करेंगे? अपनी गाड़ी को साइड में लेके आएंगे ताकि पीछे वाला जो भी है उसको रास्ता मिल जाए, वो आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे जो कार्पोरा है यही दोनों का काम कर रहा है। पहला है ऑडियो का और दूसरा है वीडियो का। हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि अरे ये तो एक ट्रक है, मुझे साइड हो जाना चाहिए, नहीं तो ये ठोक देगा मुझे और मैं ख़त्म हो जाऊंगा। ऐसे में ये जो वीडियो का काम यानी जो हमने देखा अपनी आंखों से, वहाँ कहाँ देखा? पीछे की तरफ देखा। हमने देखा कि ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक गई। ब्रेन ने एनालाइज किया कि अगर मैं साइड नहीं होऊंगा तो फिर मृत्यु हो जाएगी, आके मेरे ऊपर चढ़ जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। तो हमने क्या किया? तुरंत यहाँ से साइड हो गया। उससे पहले क्या प्रोसेस हुई थी? उससे पहले एक ऑडियो आया था, किसका? तो पीछे से ट्रक ने हॉर्न मारा था। जैसे ही ट्रक ने हॉर्न मारा, वो प्रोसेस, वो हॉर्न की जो आवाज़ थी वो हमारे कानों के द्वारा हमारे ब्रेन तक गई। ब्रेन ने एनालाइज किया कि अरे ये तो ट्रक का हॉर्न है। हो सकता है किसी पीछे कोई एक मोटरसाइकिल वाला जब हॉर्न मारता तो आपको समझ में आ जाता कि अरे ये तो कोई मोटरसाइकिल ही होगी। आप बिना पीछे देखे भी उस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते थे। लेकिन यहीं पे यहाँ पे जो कार्पोरा है ये इन दोनों चीज़ों को, ऑडियो और वीडियो, इन दोनों को समझने का काम कौन करता है? कार्पोरा करता है, जो कि हमारे मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन का काम है। यानी इस मिड ब्रेन में जो कार्पोरा है वो हम जो बाहर देख रहे हैं यानी कि जो वीडियो है और जो हमारे कानों के द्वारा सुनाई दे रहा है, सपोज कीजिए म्यूजिक है या फिर कोई भी चीज़ें हैं, इन सब की जो एनालिसिस हमारा ब्रेन कर पा रहा है वो किसके द्वारा करता है? मिड ब्रेन के कार्पोरा के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसी मिड ब्रेन का जो सेकेंड पोर्शन है दैट इज सेरिब्रल। सेरिब्रल पेंडिकल इसका पूरा नाम है, सेरिब्रल पेंडिकल, ठीक है। और इसका जो मुख्य काम है सेरिब्रल पेंडिकल का, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझनी है कि इसका जो मुख्य काम है दैट इज हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, इस ब्रेन को कनेक्ट करने का काम है स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अभी ये क्यों कनेक्ट करता है इसको हम लोग आगे समझेंगे, बस यहाँ पे ये समझ लीजिए कि सेरिब्रल का मुख्य काम क्या है? हमारे ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का मुख्य काम क्या है? यहाँ पे सेरिब्रल का है, ठीक है। अभी आगे समझेंगे कि ये सेरिब्रल कैसे कनेक्ट करता है, क्या इसका और मेन फंक्शन है। बस यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सेरिब्रल पेंडिकल है वो हमारे ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कार्पोरा का जो मेन काम वो क्या था? ऑडियो और वीडियो को समझना, सिंक करना, उसके बारे में पूरे माइंड में जो प्रोसेस हो रही है उसको समझाना, ठीक है। और सेरिब्रल पेंडिकल का जो मुख्य काम है वो हमारे ब्रेन को हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये जो मिड ब्रेन था उसके बारे में ये सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट जो है दैट इज सेरिबेलम, या फिर हम कह सकते हैं हिंड ब्रेन, यानी जो पश्च मस्तिष्क जो हमारे एकदम पीछे होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पोर्शन था ये होता है हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये पश्च मस्तिष्क का क्या फंक्शन है। तो देखिए इसमें 2 चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, सेरिबेलम और दूसरा क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा। इन दोनों के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरिबेलम की। तो देखिए जो सेरिबेलम है ये क्या करता है? बॉडी बैलेंस मेंटेन करता है। क्या करता है? बॉडी बैलेंस
बॉडी बैलेंस से क्या मतलब है? तो बॉडी बैलेंस से मतलब है कि सपोज कीजिए हम चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यदि हमें कह दिया जाए कि तुम रस्सी के ऊपर चलो, तो क्या आप चल पाएंगे? तो बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। रस्सी के ऊपर हम थोड़े चल पाएंगे, हम चलेंगे गिर जाएंगे। लेकिन यदि हमसे कहा जाए कि आप रोड पे चलो, तो हम रोड पे आसानी से चल लेंगे। सपोज आपको बोला जाए कि आप रेलवे ट्रैक के ऊपर चलो, तो नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हमने कभी, हम लोग नॉर्मल जो सरफेस होता है उस पर चलने का हम लोग को अभ्यास है, तो हम उसी पे चल पाएंगे। लेकिन ये जो अभ्यास है, एक छोटा बच्चा क्यों नहीं चल पाता है? क्योंकि अभी तक उसका जो सेरिबेलम है वो डेवलप नहीं हो पाया है, उसने इन चीज़ों को या फिर उसके बॉडी को बैलेंस करना अभी नहीं समझ पाया है, ठीक है। तो छोटा बच्चा क्यों नहीं चल पाता है अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर? क्योंकि उसका जो सेरिबेलम है, उसके ब्रेन का जो पश्च मस्तिष्क का जो पार्ट है, दैट इज सेरिबेलम, वो अभी इन सब चीज़ों को रजिस्टर नहीं कर पाया है कि चलना कैसे है। वहीं पे हम बड़े हो गए हैं, हम हमारे जो ब्रेन में ये सारी चीज़ें आ गई हैं और हम लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया कि कैसे चलना है। यानी हमारा जो सेरिबेलम है वो क्या है, वो अच्छे से अपना एक्टिवेट हो गया है, वो अच्छे से समझ चुका है कि किस तरह से हम लोगों को चलना है, तो हमारी बॉडी को बैलेंस बनाना है। वहीं पे जब आप देखेंगे एक शराबी होता है जो सपोज कि दारू पी लिया, दारू पी करके वो गिर रहा है, पड़ रहा है, चल नहीं पा रहा है एक तरह से अच्छे से। तो वो क्यों नहीं चल पा रहा है? क्योंकि उसका जो सेरिबेलम है उससे कनेक्शन जो है वो कट चुका है। एक बार सपोज कीजिए किसी ने नशा किया, किसी ने ऐसी चीज़ पी ली जिससे कि उसको अब चल ही नहीं पा रहा, तो वो शराबी क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि उसका जो सेरिबेलम है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है जब वो किसी नशे को कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो गिरता हुआ चलेगा, ठीक है। वैसे ही सपोज किसी ने गांजा फूक लिया, गांजा फूकने के बाद उसको क्या होगा कि उसको लगता है कि ज़मीन जो है वो उड़ रही है, मतलब पर्सन को ही ऐसा फील हो रहा है कि वो उड़ रहा होता है, लेकिन वो उड़ता नहीं है, वो ज़मीन पे ही होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, सेरिबेलम वो अपना इनएक्टिव हो जाता है और उसकी वजह से जो पर्सन है वो अच्छे से बोल नहीं पाता, इवन वो अच्छे से चल नहीं पाता, उसके जो गेस्चर्स हैं, जो मूवमेंट हैं, वो नहीं हो पाते अच्छे से, ठीक है। तो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम और कोऑर्डिनेशन का काम, ये किसका काम है? सो दिस इज ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा जो पश्च मस्तिष्क है, उसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, देखिए दो तरह की क्रियाएं होती हैं हमारे बॉडी में, एक होती है ऐच्छिक जिसे हम लोग कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस, और एक होती है अनैच्छिक जिसे हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है? कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस का मतलब क्या है? मतलब इस तरह का एक्शन जिससे कि हमारा जो, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। किस तरह के एक्शन पे हमारा कंट्रोल नहीं है? तो देखिए हम सांस ले रहे हैं, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है। हमारा हार्ट बीट धड़क रहा है, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है। अचानक से हम छींक देते हैं यानी स्नीज करते हैं, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है। अचानक से हम जम्हाई लेने लगते हैं, यानिंग करते हैं, क्या इस पे हमारा कंट्रोल है? नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है जिस पे हमारा बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? वो होती हैं मेडुला ऑब्लंगाटा के द्वारा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी ऐसी क्रियाएं हैं जिन पे हमारा कोई भी मतलब कंट्रोल नहीं है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? उनको कर रहा है मेडुला ऑब्लंगाटा। तो आई होप आपको ये पूरा जो प्रोसेस है, ब्रेन के अंदर जो तीनों पार्ट हैं जो किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे हमारा पूरा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसको मैंने डिटेल में एकदम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेकेंड पार्ट था, नेक्स्ट टॉपिक था स्पाइनल कॉर्ड, उसके बारे में, ठीक है। पहला चीज़ हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि ब्रेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी थी नर्व्स सिस्टम की, जहाँ पे 3 पार्ट में से डिवाइड किया। पहला किया ब्रेन, ठीक है, दूसरा था स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड जो था दैट वाज नर्व्स सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जिसको हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया, जिसमें से हम लोगों ने ब्रेन को स्टडी कर लिया। कितने पार्ट थे इसके? 3 पार्ट थे। पहला था फोर ब्रेन, ठीक है, दूसरा था मिड ब्रेन, और थर्ड था दैट वाज हिंड ब्रेन, ठीक है। इसके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, जैसा था सेरिब्रम, सेरिब्रम के साथ साथ यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। वैसे ही जो मिड पोर्शन था उसके भी 2 पार्ट थे, एक था कार्पोरा और उसके नीचे सेरिब्रल पेंडिकल, पेंडिकल। वहीं पे जो थर्ड है हिंड ब्रेन, इसके भी 2 पार्ट है, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इतना चीज़ें ब्रेन के बारे में स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो है दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। अब हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जब बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड की, तो देखिए यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड है कुछ इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ होता है सबसे पहले ब्रेन, ठीक है, और उसी ब्रेन से नीचे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड निकली होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? दिस इज ब्रेन,
यहाँ पे इस तरह से मैं ब्रेन को डिजाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्कल है, स्कल के अंदर ये ब्रेन है, ठीक। यहाँ से ब्रेन से नसें आ रही हैं, ठीक है, ढेर सारी, और वो नसें आकर के यहाँ से आगे जाएंगी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये आगे कहाँ जा रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक। सारी की सारी नसें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में जा रही हैं। फर्दर यहाँ से ये नसें आगे बढ़ेंगी और हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स में जाएंगी, ठीक है। ये सारी की सारी नसें कहाँ पे जाएंगी? बॉडी के अलग अलग पार्ट को कनेक्ट करेंगी ब्रेन से, ठीक है। फिर ऐसे ही ये नीचे पैर की तरफ चले जाएंगे नसें कुछ, जिसे हम लोग नर्व्स कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है स्पाइनल कॉर्ड का। अब देखिए यहाँ पे आपको 2-3 स्ट्रक्चर समझने पड़ेंगे कि ये जो है हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे आपको इस ब्रेन से टोटल निकल रही हैं 24 नसें। कितनी है? 24 नर्व्स, ठीक है, जो कि हमारे इस पूरे बॉडी को या फिर इस पूरे बॉडी में जितना भी यहाँ पे आगे नसें हैं वो क्या करती हैं? आगे कनेक्ट करती हैं। यानी कि इस ब्रेन से कितनी नसें निकल रही हैं? 24 निकल रही हैं। यानी कि पेयर में कितनी है? तो ये पेयर में होंगी टोटल 12 इन पेयर, ठीक है। यानी 12 जोड़ी नसें कहाँ से निकल रही हैं? ये हमारे ब्रेन से निकल रही हैं और निकल करके ये कहाँ जा रही हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट हो जा रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नसें निकल रही हैं, तो इस स्पाइनल कॉर्ड से टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 31 पेयर, ठीक है। 31 जोड़ी नसें कहाँ से निकल रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। स्पाइनल जो कॉर्ड है यहाँ से कितनी नसें निकल रही हैं? यहाँ से निकल रही हैं 31 जोड़ी नसें, ठीक है। और यहीं पे जो ब्रेन है यहाँ से कितनी जोड़ी नसें निकल रही हैं? यहाँ से 12 जोड़ी नसें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना है, इफेक्ट थोड़ा सा याद रखना है कि ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकल रही हैं, वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड से कितनी? 31 जोड़ी नसें निकल रही हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में समझते हैं, जो ये नर्व सिस्टम है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे नर्व सिस्टम की, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे नर्व सिस्टम की, तो ये टोटल फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल नर्व सिस्टम, नर्व्स सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो है दैट इज पेरीफेरल नर्व सिस्टम, फेरल नर्व सिस्टम। और थर्ड है दैट इज ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ठीक है। 3 पार्ट में यहाँ पे डिवाइडेड है, ठीक है। पहला है सेंट्रल, दूसरा है पेरीफेरल और तीसरा है ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों ने 2 चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ लिया है, 2 चीज़ों के बारे में ऑलरेडी यहाँ पे समझ चुके हैं। पहला क्या है? सो दैट इज सेंट्रल नर्व सिस्टम, दिस इज सेंट्रल नर्व सिस्टम। यहाँ पे हम लोगों को ब्रेन को पढ़ना होता है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ना होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को समझना होता है, ठीक है। अब हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है। अभी हम लोग जब पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने जब स्पाइनल कॉर्ड को समझा था, याद कीजिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? जब हम लोग पढ़ रहे थे हड्डियों के बारे में या फिर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। तो हम लोगों ने वहाँ पे डिटेल में स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया है। कहाँ पे हम लोगों ने कवर किया इसको? स्पाइनल कॉर्ड को हम लोगों ने स्केलेटन सिस्टम, वहाँ पे हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया था, ठीक है, जब हम लोग स्पाइन की हड्डियों के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन को हम लोगों ने जस्ट अभी भी कंप्लीट किया पिछले टॉपिक में, ठीक है। तो ये पूरा सेंट्रल नर्व सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी कर लिया। नेक्स्ट जो है दैट इज पेरीफेरल नर्व सिस्टम, या फिर जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं PNS, ठीक है, पेरीफेरल नर्व सिस्टम। अब इसके बारे में भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यही समझना है कि यहाँ से कितने तरह की जो नसें हैं या कितने तरह की जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व्स हैं, वो निकल रही हैं और जा करके हमारी बॉडी को कनेक्ट कर रही हैं। तो इसे भी हम लोगों ने अभी भी समझा कि यहाँ पे टोटल 12 जोड़ी नसें आपको हम लोगों को देखने को मिली। 12 पेयर्स जो थी ये कहाँ से निकल रही थी? ब्रेन से निकल रही थी, ठीक है। और वहीं पे 31 पेयर्स, 31 जोड़ी जो नसें हैं ये कहाँ से निकल रही थी? स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही थी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग को याद रखना है यहाँ पे। ये इसी में तो पेरीफेरल नर्व सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ यही वाला जो डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब जो लास्ट है दैट इज ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। ऑटोनोमस नर्व सिस्टम में भी हम लोग को थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना है।
अब हम लोग बात करेंगे जो थर्ड वाली बच गई थी, दैट इज ऑटोनोमस नर्व सिस्टम। ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, देखिए जो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम है, इसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में समझिए। काफ़ी चैलेंजिंग थिंग है ये, काफ़ी ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से हम लोगों को जो हम लोग अपने पुराने ज़माने में याद करते हैं कि जो झाड़ फूक, फूक तंत्र और जादू टोना, ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, यहीं पे होती हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ही यदि कोई चीज़ गड़बड़ हो तो इसी से फिर हम लोगों को जो पैरासिम्पैथेटिक सिम्टम्स आते हैं वो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी में कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शंस की, सपोज कीजिए कोई रात में उठ करके चलने लगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो हमारे, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे ये दो पार्ट्स में होती है, पहला है सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक, और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। अब देखिए सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे होते हैं, थोड़ा इसको डिटेल में समझिए। कभी भी जब आप ऐसे इन्वायरमेंट पे एंटर करते हैं जहाँ पहले आप कभी गए ही नहीं, ठीक है, और ऊपर से उस सराउंडिंग्स की ऐसी, इन्वायरमेंट्स की ऐसी परिस्थितियां बन जाए जो आपने पहले कभी फील ही नहीं करी, जिसमें आपको थोड़ा डर लगने लगे, तो उस तरह की जो चैलेंजेस होती हैं वो क्या कहलाती हैं, दैट इज सिंपैथेटिक। फॉर एग्जांपल, सपोज कीजिए आप जंगल के रास्ते से पहली बार जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, रात के समय जा रहे हैं, ठीक है। आपको कोई अनुभव नहीं है जंगल में जाने का, रहने का, या फिर कभी आपने जंगल देखा ही नहीं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ गई कि आपको जंगलों के बीच से जाना पड़ रहा है और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है जंगल के बारे में। अब ऐसे में क्या होगा कि जब आप पहली बार ऐसे में जाएंगे तो आपकी बॉडी को सब कुछ नया यहाँ पे एक्सपीरियंस मिल रहा है, और ऐसे में वो क्या करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बचाने का, या फिर वो क्या बोलते हैं, सेफ्टी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करेगी। तो आपकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। आपने कभी जंगल नहीं देखा, रात का समय है, अंधेरा है चारों तरफ, आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है, आपकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ताकि आपको किसी भी तरह का, आपके कान जो है वो एकदम बड़े बड़े हो जाएंगे, कान एकदम खुल जाएंगे कि कोई भी आपको आहट, थोड़ी सी आहट भी लगेगी, उधर की तरफ आपका पूरा ध्यान आकर्षित हो जाएगा। कुछ भी हो रहा है आपको पूरी सराउंडिंग में, चारों तरफ की जो चीज़ें हैं वो अचानक से, मतलब आप न चाह कर भी उन सारी चीज़ों को बहुत ही केयरफुली समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये कौन से सिम्टम्स हैं, ये हैं सिंपैथेटिक सिम्टम्स। मतलब कि आप चाहते नहीं हो फिर भी आपकी बॉडी आपसे वो चीज़ करवा ले रही है। क्यों करवा ले रही है? क्योंकि आपने कभी इस तरह का माहौल ही नहीं देखा, कि इस तरह का इन्वायरमेंट ही नहीं देखा। आप, हो सकता है आपका पूरा गला सूख जाए ऐसे कंडीशंस में, हो सकता है कि आपको मतलब ठंड लगने लगे, हो सकता है ऐसे मतलब सिम्टम्स आ जाएंगे जिनके बारे में आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको डील कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे आपने कभी किसी भी तरह का, उस तरह का पहले कभी फेस नहीं किया, और उस सिचुएशन में आपकी जो बॉडी है आपको बचाने के लिए जितने भी रिस्पॉन्सेज कर रही है, वो क्या कहलाता है, दैट इज सिंपैथेटिक, ठीक है। फिर अचानक से जब सारी चीज़ें जब नॉर्मल होने लगती हैं, जब उस फेज से आप बाहर निकलते हो, जब उस चीज़ से आप बाहर निकल के देखते हो कि नहीं अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं, फिर जब आप बाहर के कॉन्सेंस में आते हो, सो दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि नॉर्मल होने की जो सिचुएशन है वो क्या कहलाती है, पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन है, ठीक है। तो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम यही क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ऑटोनोमस नर्व सिस्टम ही क्या करता है, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करता है। पहला सिंपैथेटिक, जिसमें एकदम से इन्वायरमेंट चेंज हुआ, आपको कुछ आइडिया नहीं है, सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई, आपके बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, वहीं पे जब ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने लगे तो दैट इज़ नोन एज पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो सिंपैथेटिक है उसमें बॉडी क्या करती है, जो बॉडी है हमारी वो किस तरह के लिए प्रिपेयर हो जाती है, फाइट और फ्लाइट के लिए, ठीक है, फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो या उड़ो। कहते हैं ना कि लड़ो या फिर उड़ो। ऐसे में हमारी बॉडी को चारों तरफ से ये अपने आप को एक्टिवेट कर लेती है किसी भी अविषम परिस्थिति से फाइट करने के लिए, या फिर उस स्थिति से निकल करके भागने के लिए, ठीक है। दूसरा जो है पैरासिम्पैथेटिक, यहाँ पे अब बॉडी को पता चल चुका है कि नहीं वो नॉर्मल कंडीशन में है, अब अपने आप को कोई किसी भी चीज़ से कोई खतरा नहीं है, तो दैट कंडीशन इज नोन एज रेस्ट एंड डाइजेस्ट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है। यानी कि रुको, कोई दिक्कत नहीं है। पहला था कि लड़ो या उड़ो, मतलब इस तरह की आप कंडीशन में आ गए हो कि आपको अब पता ही नहीं कि अगला कंडीशन क्या होने वाला है, यानी कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसमें आपको लड़ना भी पड़ सकता है या भागना भी पड़ सकता है। दूसरा था कि रेस्ट करो, डाइजेस्ट करो, यानी कि कोई भी आपको टेंशन नहीं है जब बॉडी आपकी क्या हो, नॉर्मल होने लगे, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है, दिस इज कंट्रोल बाई ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नर्व्स की, कि नर्व्स कितने तरह की होती हैं। तो पहले बात करेंगे जब हम लोग टाइप ऑफ नर्व्स की, ठीक है, यानी तंत्रिकाएं कितने तरह की होती हैं, तो ये 3 तरह की होती हैं। पहला है मोटर नर्व्स, दूसरा है सेंसरी नर्व्स, और थर्ड जो है दैट इज मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है।
अब देखिए इसमें हम लोगों को बस यही समझना है कि जो मोटर नर्व्स होती हैं वो ब्रेन से, जो ब्रेन होता है ना, वहाँ से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करती हैं बॉडी तक या बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। वहीं पे जो सेंसरी है वे बिल्कुल अपोजिट करेंगे, यानी बॉडी पार्ट से या सेंसेस से ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करती हैं कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। और वहीं पे जो मिक्स्ड होती हैं ये दोनों करती हैं, यानी कि बॉडी टू ब्रेन और ब्रेन टू बॉडी, ठीक है, ब्रेन टू बॉडी। कुछ जो नर्व्स हैं वो ऐसी होती हैं जो बॉडी से ब्रेन तक भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकती हैं और फिर ब्रेन से बॉडी तक भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकती हैं। वहीं जो कुछ नर्व्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ बॉडी से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, और जो कुछ नर्व्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन से बॉडी तक की ही चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन जो है उसका ट्रांसफ़र अलग अलग तरह की जो तंत्रिकाएँ हैं उनसे होता है। ब्रेन से बॉडी तक जा रहा है तो वो मोटर नर्व्स के थ्रू जा रहा है, वहीं सेंसेस से यानी बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा है तो वो क्या है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जा रहा है। वहीं यदि दोनों तरफ ये पॉसिबिलिटी है तो वो सपोज कीजिए या समझ लीजिए कि मिक्स्ड नर्व्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि जैसे हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ को छू करके वो ठंडा है कि गर्म है कैसे पता चलता है, तो हमारे जो बॉडी में सेंसरी नर्व्स हैं ये क्या करेंगी, जब हम किसी चीज़ को छुएंगे तो वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाएंगे। फिर जब हमारे ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन गया तो हमारा ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, समझेगा अरे ये तो गर्म चीज़ लग रही है, फिर वो तुरंत मोटर नर्व्स के थ्रू वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन हमारे उस ऑर्गन तक पहुंचाएगा कि ये गर्म है, उसको छोड़ दो, छुओ नहीं, हाथ जल जाएगा। तो ये कौन है, मोटर नर्व्स है। वहीं कुछ ऐसी नर्व्स हैं ये इन दोनों टास्क को परफॉर्म कर पाती हैं साइमल्टेनियसली, वो क्या कहलाती हैं, मिक्स्ड नर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो दिमाग है या जो हमारा ब्रेन है इससे संबंधित कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियाँ हैं जो हम लोग को समझना चाहिए। सबसे पहला है दैट इज अल्जाइमर। बात करेंगे हम लोग डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन, डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन। जो सबसे फर्स्ट इसमें है दैट इज अल्जाइमर, ठीक है। अल्जाइमर में क्या होता है, इसमें मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, मेमोरी लॉस। जब हम किसी चीज़ को भूलने लगते हैं, अक्सर जब हम बूढ़ा होते हैं या फिर हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, तो वो क्या होता है, उस समय अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब हम बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं उस कंडीशंस में, ठीक है। तो अल्जाइमर वाली जो प्रॉब्लम है उसमें क्या होता है, मेमोरी लॉस होने की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जैसे आप कहते हैं कि लकवा मार देता है या फिर ब्रेन से जो सिग्नल्स जाना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्रेन सिग्नल्स टू बॉडी या फिर सेंसेस, ये क्या होता है, बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे सपोज कीजिए मेरा हाथ है, फंक्शन कर रहा है, क्यों कर पा रहा है, क्योंकि जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्व्स हैं जो मेरे ब्रेन से कनेक्टेड हैं, इस हाथ को कनेक्ट कर रही हैं, इसको जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं कि मूव करो, वो क्या कर, वो पार्किंसंस डिजीज़ में क्या होता है कि वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मेरे हाथ में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है कि इसको किधर को मूव करना है, दाएँ बाएँ लेफ्ट राइट, कुछ नहीं उसको पता चलेगा। तो वो क्या करेगा, एक तरफ एक जगह पर पड़ा रहेगा, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं करेगा। वैसे ही जो है नेक्स्ट जो है दैट इज़ मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, जिसके हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके ऊपर मेनिंजाइट नाम की एक झिल्ली होती है। यदि उसी झिल्ली में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वहाँ पे कोई चोट लग जाए, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, वो हम लोगों को देखने को मिलता है कि मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है, ठीक है। तो ब्रेन के यदि लेयर में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पर, ठीक है, डिफेक्ट हो जाए तब, ठीक। नेक्स्ट जो है दैट इज़ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा स्पाइनल कॉर्ड, सपोज कि जब बाइक चला रहे हैं, गिर गए, बहुत तेज़ चोट लग गई स्पाइनल कॉर्ड में, उससे कई सारी नर्व्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, नर्व्स में वहाँ पे कोई दिक्कत होगी स्पाइनल कॉर्ड में, तो फिर वो क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। वैसे ही ब्रेन इंजरी, जो हमारा ब्रेन है वहीं पे यदि कोई इंजरी हो जाए तो वहाँ पे भी हम लोग को ये चीज़ नॉर्मल, इसलिए जब हम लोग राइड करते हैं, बाइक राइड करते हैं, तो क्या करना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेन इंजरी से भी बचाता है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट और यहाँ पे है दैट इज स्ट्रोक, ठीक है, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं ब्रेन अटैक। ब्रेन अटैक क्या है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ये ब्रेन है
इससे इसको जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो जब ब्लड की जो ज़रूरत होती है यदि वो जाना बंद हो जाता है, ठीक है, हमारे ब्रेन को ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड जाना बंद हो गया या फिर ब्लड क्लॉट कर गया हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो वो वहाँ पे स्ट्रोक वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे ही ब्लड क्लॉट होगा हमारे ब्रेन को जो सप्लाई है ब्लड की वो नहीं हो पाएगी, ऐसे में ब्लड क्लॉट हो जाएगा और वहाँ पे फिर हम लोगों को ब्रेन के अंदर स्ट्रोक देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फिर डेथ हो जाती है किसी पेशेंट की, ठीक है। फिर एक जो है माइग्रेन, क्या है, माइग्रेन। माइग्रेन में मतलब बहुत ज़्यादा जब वर्क स्ट्रेस होता है तब हम लोग को माइग्रेन नाम की जो प्रॉब्लम वो देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोगों को हेडेक की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। जो हेडेक प्रॉब्लम है, सिर दर्द करेगा, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, वो क्या है, माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम होती है दैट इज़ बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमको लगता है, हमें अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं कि हमें लगता है कि कोई मुझे मारना चाहता है या फिर मैं अपने आप को मारना चाहता हूँ। इस तरह की जब अजीबोगरीब फीलिंग्स आने लगती हैं हमारे ब्रेन के अंदर, जब हमारा ब्रेन बेसिकली डिस्टर्ब हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं जब हम, सो दैट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में हमारा जो ब्रेन है वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। और ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा नशे करते हैं या फिर अपने ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, उसको मतलब बहुत सोना बहुत कम कर देते हैं, स्लीप बहुत रिड्यूस कर देते हैं। ऐसे केसेस में ये हम लोग को सारी जो सिम्टम्स हैं ब्रेन से रिलेटेड ये देखने को मिलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के रूप में, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज थी जो कि ब्रेन से रिलेटेड थी। तो आई होप आपको ये ब्रेन वाला जो टॉपिक है वो भी पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।